नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मगध साम्राज्य की मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में, अशोका के कुछ प्रमुख शिलालेख, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी। लगातार मेहनत करिए, अपने बाबा को सपना पूरा करके दिखाइए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको हम एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, गंगा और सोन नदी के संगम पर। इनके गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य इनके गुरु भी थे और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य के कुछ और नामों को उल्लेख मिलता है, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य। चाणक्य की एक फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। और अर्थशास्त्र पुस्तक में राजा के सप्तांग सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। इन्होंने क्या किया था? नंद वंश के घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस टाइम पे मगध का शासक कौन था? घनानंद था। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व में। मेघनाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनकी फेमस पुस्तक थी इंडिका। चंद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सूर्यगुप्त सौचरती मौर्य। इनकी निधन कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। किस पद्धति से? संलेखना पद्धति से। संलेखना क्या होती है? जैन धर्म की एक पद्धति होती है। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इनका पुत्र सम्राट बिंदुसार इनके पश्चात शासक बना था। बिंदुसार का ही पुत्र अशोका होता है। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया था? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त फेमस पुस्तक है। इनकी माता का क्या नाम था? मोरी। इन्होंने अपनी माता मोरी के नाम पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। पत्नी का क्या नाम था? दुर्धरा और हेलना। हेलना के नाम का कई बार कॉर्नेलिया नाम का भी उल्लेख है। पहली पत्नी पूछेगा तो दुर्धरा नाम का उल्लेख। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके थे, सिर्फ आपको रिवाइज करनी थी। ये मगध साम्राज्य है। इसमें मगध साम्राज्य का पूरा मैप इस तरह से दिखा दिए, क्योंकि आपको पता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख होता है। 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में होता है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में पूरे 16 महाजनपद का उल्लेख है, जिसे षोडश जनपद के नाम से जानते हैं। पूरी के पूरे 16 महाजनपद में किसने शासन किया था? अशोका ने। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बहुत सारे साम्राज्य को मिलाया इसने, बिंदुसार ने कुछ प्रांतों को मिलाए, लेकिन पूरे 16 प्रांतों पर शासन किया था अशोका ने। इसी तरीके से मैंने आपको मगध साम्राज्य का पूरा शासन दिया है। इसमें जो ब्लू कलर के डार्क ब्लू से वो अशोक द्वारा विजित है, जो ग्रीन है वो चंद्रगुप्त द्वारा है, और जो लाइट डार्क ब्लू वैसे हैं तो वो बिंदुसार द्वारा विजित राज्य है। एक बार हम इन सबको देख लीजिएगा, कई बार मैपिंग करने पे हेल्पफुल होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन के आंसर आप खुद तुरंत कमेंट सेक्शन में दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी इनका पितृ बिंदुसार बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन शास्त्र से दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। और इसके बाद इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे। अभी कुछ टाइम पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने संलेखना और संथारा पद्धति पर रोक लगाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया था। संलेखना और संथारा पद्धति के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या संथारा और संलेखना पद्धति को रोक लगा देनी चाहिए? क्योंकि क्या संलेखना होती क्या है? इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है तो क्या कर देता है? खाना पानी का त्याग कर देता है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट लगाई गई थी कि सुसाइड को बढ़ावा देता है। इसका राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें रोक लगाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बहुत सारे जैन क्या हुए थे, सुप्रीम कोर्ट कहते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पद्धति पे लगी हुई रोक को हटा दिया था। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का क्या नाम था? दुर्धरा। इसके बाद हेलना या कॉर्नेलिया। एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? मेहनत तो करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। इसके साथ ही करंट में मुद्दे कैसे बढ़ रहे हैं, उन सारे मुद्दों पे क्वेश्चन आ सकते हैं।
इसलिए बहुत अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस तो कोई नहीं पढ़ पाता, ना ही पूरा सिलेबस कोई रट पाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ देने हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने, कहाँ से कम क्वेश्चन आने। अब जैसे अभी का देख लीजिए, अभी क्या हुआ है कि हमने क्या हुआ, अमृत महोत्सव मनाया। अमृत महोत्सव क्यों मनाया? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के हमारी क्या हुई है, 75 वर्ष पूरे हुए। अभी हाल ही में हमने रक्षाबंधन मनाया, हाल ही में और सारे त्यौहार मनाए। तो ये त्यौहार सिर्फ आपने तो नहीं मनाए, ये त्यौहार तो एग्जामिनर को भी पता है ना कि रक्षाबंधन हुआ है। एग्जामिनर कोई दूसरे गोले का तो है नहीं, उसे भी पता है कि अभी रक्षाबंधन हुआ। अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया। तो वो क्वेश्चन भी तो ऐसे पूछेगा। अब अच्छा बताइए, इतिहास में हमने रक्षाबंधन कब मनाया था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो हमने क्या किया था, एकता को दिखाने के लिए एक दूसरों को रक्षाबंधन मनाया था, राखी बांधी थी। तो आपसे बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सके उस टाइम पे गवर्नर कौन था, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, बंगाल विभाजन के लिए हमने कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, बहिष्कार प्रस्ताव कब प्रारंभ किया, किसने किया, इस तरह से क्वेश्चन। अब आपके स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत सारे। अभी राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूछ सकता है। अभी जो आपकी राष्ट्रपति, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, इनको एक तो विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड मिला, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का गौरव रखती हैं। SC ST से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रपति के ST क्षेत्र से जुड़ी हो, तो हो सकता है आपसे ST से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ST आयोग कौन है, ST आयोग के अध्यक्ष कौन है, ST आयोग का उल्लेख कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ST आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हमेशा करंट से ही मुद्दे से जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हमेशा करंट से अपडेट होना है। और जो भी सारी चीज़ें चैनल में आ रही उन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है और तैयारी करते रहना है। अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं अशोक के 7 स्तंभ लेख के बारे में। कौन कौन से अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं? जैसे आपका पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, कहाँ पे? इलाहाबाद में था। लेकिन क्या किया अकबर ने क्या किया था, इसको इलाहाबाद किले को रानी का अभिलेख कहते हैं, प्रयागराज से इसको अकबर लेकर आया था। दिल्ली टोपरा क्या है? फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लाया था, इसमें 7 अभिलेखों का वर्णन है। दिल्ली मेरठ का कहाँ पे? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से लाया था। रामपुरवा का है? चंपारण बिहार में। लौरिया अरेराज कहाँ पे? चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। एक बार दूसरे समझ लीजिए, क्योंकि इसकी शायद वॉइस आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी माइक की, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पे है? प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर लाया था, इसे रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। दिल्ली टोपरा को फिरोज शाह तुगलक लाए थे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेरठ को फिरोज शाह तुगलक दिल्लक लाया था। रामपुरवा चंपारण बिहार में। लौरिया अरेराज का चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। अशोक के हमने 7 स्तंभ लेख के बारे में डिस्कस किया। अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख और उन पर वर्णित विषय आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कई बार। पहला शिलालेख में अशोक ने क्या किया था? पशु बल की निंदा की थी। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया था। अशोक ने कहा कि सिर्फ मनुष्य को नहीं, पशु को भी चिकित्सा की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था का भी उसने उल्लेख किया था। तीसरा शिलालेख, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया था हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष के उपरांत हमने दौरे पर जाना होता है? हर 5 वर्ष के पश्चात दौरे पर जाना होता है। और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख था। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। 5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी का उल्लेख मिलता है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है। जब तक हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आत्मनियंत्रण नहीं कर पाएंगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो आज भी हम कभी सफल नहीं हो सकते। जिंदगी में सफल होना है तो हमें सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आजकल जो हम सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी अगर हम अपनी खुद की लेने लगे, खुद की सेल्फी क्या होती, अपने बारे में देखें। रात को जब सोने जाएं तो एक बार अपने बारे में सोचिए कि आज का हमने जो पूरा दिन किया, क्या हमने पढ़ाई की, क्या हमने ऐसे काम किए जिसका फल कल हमें मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि कल बुरा फल मिलेगा। क्या हमने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिससे हमारे माँ बाप का सर झुक जाएगा या हमारा सर झुक जाएगा। तो हमेशा रात को एक अपनी सेल्फ एनालिसिस करके लेके हमेशा लेनी चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं। 7वां 8वां शिलालेख क्या होता है? अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख। अशोक विभिन्न प्रकार की तीर्थ यात्रा करता था जिसका उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है कि सच्ची भेंट क्या होती है, सच्चा शिष्टाचार क्या होता है। सच्चा शिष्टाचार क्या होता है? आप किसी व्यक्ति के सामने बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उसके चाहते अब उसकी बुराई करने लगे, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, वो सच्चा शिष्टाचार नहीं है। सच्चा शिष्टाचार और सच्ची भेंट क्या है कि हम जैसे दूसरे को दिखाते हैं हम वैसे होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं बाहर दिखा हुआ कुछ और करे, अंदर से कुछ और हो। इसके साथ ही 10वें शिलालेख में क्या था? अशोका ने क्या किया था? आदेश दिया था राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा हित पे सोचें। 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई। 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्रों के नियुक्त और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो से के कुल कितने उल्लेख हैं? 14 शिलालेख। 13वें शिलालेख ने अशोक ने क्या किया? कलिंग विजय का उल्लेख किया। कलिंग वर्तमान में कहाँ पे? आपके उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और आगे डिस्कस कर लेते हैं। अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख और याद रखिएगा, जैसे शहबाज खड़ी का कहाँ पे? पेशावर में मिला। मानसेरा का हजारा मिला हुआ है, कई बार इनकी लिपि पूछ लेता है इसलिए मैंने इनको लिख दिए हैं। गिरनार का काठियावाड़ में, इरगुरी का ब्राह्मी लिपि में, कर्नल में। इरगुरी का याद रखिएगा क्योंकि कुछ ये अभिलेख पूछे ही जाते हैं। कालची अभिलेख ब्राह्मी लिपि में देहरादून में, चौगढ़ ब्राह्मी में गंजाब में, सोपारा ब्राह्मी में थाना में, थौली ब्राह्मी में पुरी में। ये हमने अशोका के कुछ। अब इसके बाद जैसे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? शिक्षा का प्रमुख क्या था? भाब्रू स्तंभ लेख ने अशोक ने स्वयं को क्या बताया? इसमें कौन से अभिलेख में अशोक क्या करता था? लुम्बिनी से कोई भी कार्ड नहीं लिखता था क्योंकि लुम्बिनी क्या थी? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए अशोका क्या करता था? लुम्बिनी से कार्ड नहीं लेता। उन सारे पॉइंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।